डीआरडीओ अभी 3 अलग अलग तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करने वाली है, जिसे हम दुश्मन की किसी भी सॉफ्ट टारगेट या मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। F-35 की यूनिट कॉस्ट को अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से काफी हद तक कम कर दिया गया है और अब ये राफेल से भी काफी सस्ता हो गया है। भारत और रशिया की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल की एक एयर टू एयर वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की VVR मिसाइल होने वाली है। नेवी की तरफ से अपने माइन स्वीपर वेसल की कमी को पूरा करने के लिए AUV को खरीदने का फैसला किया गया है। नेपाल की तरफ से लिपुलेख एरिया के लोगों को अभी नेपाली सिटीजन बनाने की कोशिश किया जा रहा है और रशिया की तरफ से पहली बार भारत और चाइना को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अभी डायरेक्ट एनर्जी वेपन को लेकर एक नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च करने का प्लान किया गया है। इसमें हाई एनर्जी लेजर्स और हाई पावर माइक्रोवेव बेस्ड वेपन्स को डेवलप किया जाएगा। डीआरडीओ का कहना है कि इस पूरे प्रोग्राम को 3 फेज में डिवाइड किया जाएगा। पहले फेज में हमारे शॉर्ट टर्म के गोल रहेंगे, दूसरे में मीडियम और तीसरे फेज में लॉन्ग टर्म की गोल को अचीव करने का एम रखा गया है। और अभी डीआरडीओ किसी डोमेस्टिक फर्म के साथ टाई अप करके डायरेक्ट एनर्जी वेपन की एक 100 किलोवाट वेरिएंट को भी डेवलप करने वाली है। डीआरडीओ पहले से अपनी काली प्रोजेक्ट के अंदर केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन और हाई पावर फाइबर लेजर को डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, जो कि हमें किसी भी इनकमिंग मिसाइल के खिलाफ सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी दे सकेगा। यानी कि हवा में ही काली की मदद से किसी भी मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। अब में से बहुत सारे लोग मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये एकदम सा सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट में जो बातें आपको बताई जाती है उनमें से ज्यादातर झूठ होता है या फिर बहुत सारे मनगढ़ंत कहानी होती है। और अभी डीआरडीओ की तरफ से जिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करने का फैसला किया गया है, ये काली प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एकदम से काली प्रोजेक्ट नहीं है। काली प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी पहले से डेवलप किया गए थे, उन्हीं में से कुछ ही को बेस करके अभी हम कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीआरडीओ की तरफ से अभी इन्हीं को बेस करके 2 डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाने का फैसला किया गया है और अभी इसकी 2 प्रोटोटाइप को पहले से ही बनाया जा चुका है, जिनको अभी एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पावर रेटिंग की बात करें तो ये 10 किलोवाट का है और ये 2 किलोमीटर के अंदर किसी भी एरियल टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। इसके अलावा इसका एक अभी कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड वेरिएंट को भी डेवलप किया गया है, जिसका पावर रेटिंग 2 किलोवाट का है और ये 1 किलोमीटर के अंदर किसी भी एरियल टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। अभी हम अकेले नहीं है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। यूएस की तरफ से पहले ही अपने वॉरशिप्स में ऐसे सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा चुका है। यूएस की तरफ से जिस लेजर वेपन को कुछ साल पहले टेस्ट किया गया था वो 33 किलोवाट का था और आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 300 से 500 किलोवाट तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाने का एम रखा गया है, जो कि किसी भी क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकते हैं। अभी हमारी आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो हमें अभी ऐसे 20 सिस्टम की जरूरत है, जो कि स्मॉल एरियल टारगेट के साथ एंगेज हो पाएंगे और इसके लिए अभी जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसको फेज 1 कहा जा रहा है। इसकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक होने वाली है और ये इस रेडियस के अंदर किसी भी तरह के रडार को भी खराब कर सकते हैं और ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहीं पर फेज 2 के अंदर जिस वेपन को डेवलप किया जाएगा उसका रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि किसी भी तरह के सॉफ्ट स्किन टारगेट को नष्ट कर सकता है। बाकी फेज 3 की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज के एंगेजमेंट के लिए डेवलप किए जाएंगे, जिनकी पावर रेंज 500 किलोवाट तक हो सकती है और ये एक तरीके से भारत के लिए एक टेक्नोलॉजिकल जंप होने वाला है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को हासिल करने का फैसला किया गया है। अभी अगर आप फिर भी इसको काली प्रोजेक्ट के साथ जोड़ के खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं तो याद रखिए वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत 90s के दौर से हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके बारे में लिमिटेड जानकारी दिया गया है और अभी जिस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है उसके बारे में आपको पहले से डीआरडीओ की तरफ से जानकारी दी जा रही है और बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगला अपडेट F-35 को लेके है और F-35 की तरफ से अभी एक मेजर माइलस्टोन को अचीव कर लिया गया है। आप सब ये बात जानते हैं कि F-22 के बाद F-35 वर्तमान का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर है और इसके मेनली 3 वेरिएंट है, जिनको A, B और C वेरिएंट कहा जाता है। अभी इसे यूनाइटेड स्टेट के अलावा बाकी सभी यूएस अलाइड कंट्री की तरफ से अपने एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है। एक दिन पहले की इंडियन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स अभी F-35 को खरीदने वाली है, जबकि वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि
वहां पर IF का मतलब इजरायली एयरफोर्स था, जिसको वो इंडियन एयरफोर्स समझ रहे थे। और इजराइल अभी एडिशनल F-35 को खरीदने वाली है। और फिलहाल भारत को US की तरफ से ऑफिशियली F-35 को ऑफर नहीं किया गया और ना ही भारत की तरफ से F-35 को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट किया गया है। अभी तक F-35 का प्रोग्राम कॉस्ट $1.5 ट्रिलियन को पार कर चुका है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी फाइटर जेट प्रोग्राम में से एक है। लेकिन US की तरफ से अभी F-35 की यूनिट कॉस्ट को $80 मिलियन तक रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि इनफैक्ट F-15EX के मुकाबले लगभग 8 से 10 मिलियन सस्ता हो चुका है। और साथ ही अभी ये वर्तमान के टॉप ऑफ द लाइन 4.5 जनरेशन फाइटर के मुकाबले भी इसकी प्राइस कम हो चुकी है। और साथ ही F-35 की फ्लाइंग और कॉस्ट को भी 40% तक रिड्यूस किया गया है। इसके लिए अभी F-35 को ब्लॉक अपग्रेड किया जा रहा है और अभी ऐसे 3 प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जिसमें F-35 की मेन प्रोसेसर, मेमोरी और कॉकपिट डिस्प्ले को बदला जा रहा है, जो कि अभी F-35 को बेहतर वेपन हैंडलिंग कैपेबिलिटी देने वाली है। इसकी प्राइस को रिड्यूस करने के पीछे US का इसे मास एक्सपोर्ट करने का इरादा है। और हाल ही में UK की तरफ से अपनी F-35 के ऑर्डर को लगभग आधा करने का फैसला किया गया था। और अगर यूनाइटेड स्टेट F-35 को ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है तो वो कभी भी इसमें इन्वेस्ट किए गए सभी पैसे वापस नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन फिर भी अभी $80 मिलियन की प्राइस सेगमेंट में F-35 पूरे दुनिया भर में सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि भारत ने जो राफेल खरीदा था वो भी इससे काफी महंगे हैं। और राफेल की बात करें तो राफेल F-35 के मुकाबले 0.5 जनरेशन पीछे है। लेकिन राफेल का अलग ही फायदा है और इन दोनों एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करने का जो स्ट्रेटेजी है वो भी एकदम अलग है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। कुछ दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइल को लेके एक अपडेट आया था कि भारत और रशिया अभी ब्रह्मोस मिसाइल की 2 हाइपरसोनिक वेरिएंट को डेवलप कर रहे हैं, जो कि मार्क 5 से लेके मार्क 7 या फिर उससे भी ऊपर की स्पीड में ट्रैवल कर पाएंगे। इसी बीच आज रशियन मीडिया की तरफ से एक और खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया गया कि भारत और रशिया अभी जॉइंटली ब्रह्मोस मिसाइल के एक एयर टू एयर वेरिएंट को बना रहे हैं। अभी तक ब्रह्मोस के जितने भी वेरिएंट थे वो सभी के सभी लैंड बेस्ड टारगेट के खिलाफ या फिर सी बेस्ड टारगेट के साथ एंगेज हो सकते थे। ब्रह्मोस ए की भी बात करें तो भले इसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता था, लेकिन ये तब भी ग्राउंड टारगेट के साथ ही एंगेज हो पाता था। लेकिन अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एयर टू एयर मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर मक्सिचोव ने बताया है कि 2024 तक वो इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने वाले हैं और ये एक वेरी लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे किसी भी फाइटर जेट के खिलाफ BBR डॉग फाइट में इस्तेमाल किया जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल इसे अभी सिर्फ AWACS या दुश्मन के टैंकर्स या बॉम्बर्स के साथ एंगेज होने के लिए डेवलप किया जा रहा है। हमारे पास अभी ऐसी कोई मिसाइल मौजूद नहीं है जो कि लंबी दूरी से दुश्मन के AWACS को निशाना बना पाए। फिलहाल लिमिटेड नंबर में अभी भारत के पास K-100 मिसाइल है जो कि AWACS किलर के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये अभी तक का किसी भी लॉन्ग रेंज की AWACS किलर मिसाइल के सेगमेंट में सबसे आगे लीड करने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस की स्ट्रक्चर में अभी कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली है और जो चेंजेस होने वाली है वो मेनली इसकी सेंसर और सीकर सेक्शन में होने वाली है, जिस वजह से इसका रेंज अभी के ब्रह्मोस मिसाइल जितना रहने वाला है। लेकिन अभी इसको तेजस में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस वजह से मुझे थोड़ा डाउट है कि ये ब्रह्मोस ए जैसा नहीं बल्कि ब्रह्मोस NG पर बेस करके होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से अभी 10 ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को यानी कि AUV को खरीदने का प्लान किया गया है और इसके लिए पिछले महीने ही नेवी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट को इशू किया गया था और इन अंडर वाटर व्हीकल को अभी नेवी की तरफ से सी और हार्बर में सर्वेलेंस या मेनली माइन डिटेक्शन और डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे पास माइन स्वीपर्स की काफी कमी है जिसको जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से इमरजेंसी के लिए AUV को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया है। ये ड्रोन पानी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही माइंस और आईडीज को डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको नष्ट भी कर सकते हैं और इन वेसल को रिमोट के जरिए किसी दूसरे बोट से या फिर बड़े वेसल से ऑपरेट किया जा सकता है। नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन ड्रोन की जो मिनिमम ऑपरेशनल रेंज होना चाहिए वो लगभग 3 किलोमीटर का होना चाहिए। अभी इसके लिए LNT की तरफ से उनकी अमोघ और अदम्य ड्रोन को ऑफर किया जा सकता है। वहीं पर IIT बॉम्बे के पास अभी मत्स्य नाम की AUV मौजूद है जो कि फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। इसको अभी DRDO की तरफ से और एक अमेरिकन कंपनी टेलीडाइन की तरफ से भी स्पॉन्सर किया जा रहा है। टेलीडाइन पहले से ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुकी है और वो NATO कंट्री के लिए ऐसे AUV को सप्लाई करती है। सबसे पहले इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे सिस्टम की परफॉर्मेंस को मलबार 2016 एक्सरसाइज के दौरान देखा गया था, जब US की तरफ से टेलीडाइन की AUV और VLBB ROV को डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद 2018 से ही नेवी की तरफ से ऐसे AUV को खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार डिले हो रहा था। लेकिन अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से दोबारा ये पेस पकड़ रही है। अगला अपडेट नेपाल को लेके है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से
लिपुलेख इलाके को लेकर भारत और नेपाल के बीच थोड़े मतभेद चल रहे थे। लिपुलेख एरिया को अभी नेपाल अपना मानता है और अभी उनकी नए मैप में भी नेपाल की तरफ से इस इलाके को शामिल कर लिया गया था, लेकिन इसी बात को लेकर भारत की तरफ से वहां पे कड़ा विरोध किया गया था। और अभी जो वहां पे ट्राई जंक्शन एरिया है, उस एरिया में अभी चाइना की तरफ से भी अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना शुरू किया गया है। इसी बीच कुछ ऐसे खबर भी सामने आए जो कि इस चिंता को और बढ़ाने वाली है, क्योंकि अभी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भारत और नेपाल के बॉर्डर में जो गांव है, वहां पर नेपाल की तरफ से इंडियन लोगों को नेपाल की सिटीजनशिप ऑफर किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि नेपाल और भारत की बॉर्डर में जो गांव है, वहां के लोग अगर नेपाल के सिटीजन हो जाएंगे तो उस डिस्प्यूटेड रीजन के ऊपर नेपाल इजीली अपना दावा कर सकेगा। और अभी इसके पीछे चाइना का हाथ है, ऐसा हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेस की तरफ से भी बताया जा रहा है। नेपाल की तरफ से अभी कलापानी एरिया के विलेज में आके वहां के लोगों को नेपाल की सिटीजन बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिलेशन है, जिस वजह से वहां दोनों देशों के बीच बॉर्डर में कोई फिजिकल फीलिंग नहीं है और कोई भी आसानी से बॉर्डर के इस पार से उस पार जा सकता है, और ये भारत और नेपाल दोनों के लोगों के लिए बराबर है। लेकिन अभी नेपाल की तरफ से सिर्फ उन्हीं विलेजेस के लोगों को नेपाली सिटीजन बनने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसको अभी नेपाल की तरफ से अपने नए मैप में शामिल किया गया है। और अगर वो इंडियन सिटीजन को नेपाली सिटीजन बनाने लगते हैं और उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनको नेपाली सिटीजन बना दिया जाता है, तो भारत उस एरिया के ऊपर अपना पकड़ वैसे ही खो सकता है। और अगर इसके पीछे चाइना का हाथ है तो ये मामला जरूरत के मुकाबले काफी ज्यादा ही सीरियस है। अगला अपडेट भारत, चाइना और रशिया को लेके है। पहली बार भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव को लेकर रशिया की तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर रशिया की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा गया है कि वो अभी भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। और रशिया चाहता है कि भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो तनाव चल रहे हैं वो और आगे ना बढ़े और उसको बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। रशिया के डेप्यूटी एनवॉय रोमान बाबुस्किन ने बताया कि भारत और चाइना के बीच अभी ट्रस्ट डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और रशिया को डर है कि इसका फायदा कोई तीसरा देश यहाँ पे उठा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो बॉर्डर में अभी पिछले 2-3 दिनों से कोई भी रिसेंट फेसअप नहीं हुआ है और अभी फिर से मिलिट्री लेवल में बातचीत करना शुरू किया जा रहा है। लेकिन अभी भी दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और दोनों ही आर्मी अभी बेहतर से बेहतर पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद विंटर में भी जारी रहने वाला है। साउथ ब्लॉक की तरफ से दिए गए रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक पांगोंग की दोनों तरफ अभी हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है और सबसे पहले चुशुल एरिया से डिसएंगेजमेंट करने को लेकर डिस्कशन होने वाली है। इसके लिए अभी भारत और चाइना के बीच मिलिट्री लेवल में मीटिंग होने वाली है, जिसमें डिसएंगेजमेंट होने तक जॉइंट पेट्रोलिंग का ऑफर दिया जा सकता है। अभी भी पांगोंग की साउथ बैंक में आइवल टू आइवल सिचुएशन चल रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से पिछले 3 दिनों से कोई भी प्रोवोकेशन दिखाने वाली हरकत नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।